नमस्कार। पिछले वर्ष जो अभी 2025 हम लोगों ने अलविदा किया है, उस वर्ष में कुछ ऐसे समसामयिक मुद्दे थे, जिन मुद्दों से उत्तर प्रदेश सहित केंद्रीय परीक्षाओं में भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न बन सकते हैं। वो मुद्दे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, अन्य भी मुद्दे हो सकते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी सहित। तो आज हम इस कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे स्वच्छ पर्यावरणीय मुद्दों से। और स्वच्छ पर्यावरणीय मुद्दों में क्या आएंगे कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पहल किए गए, कौन कौन से अपने देश की राष्ट्रीय पहल किए गए, जिन पहल से हमें स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम ये जो मुद्दा यहाँ कवर करेंगे तो किसी मैगजीन से नहीं होगा, वो बल्कि न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग वगैरह जो पिछले साल अभी बीता है वहां से लिया जा सकता है। आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बड़े आसानी से आप लोग को मुद्दे मिल जाएंगे और हम उसके बैकग्राउंड को लेकर भी चलेंगे, ताकि अगर उससे स्टैटिक जीके टाइप कुछ क्वेश्चन बने, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्वेश्चन बने, तो भी हम उसे बड़े अच्छे से कवर कर लें। तो आप लोग का सहयोग रहा, प्यार रहा, ये श्रृंखला, ये कार्यक्रम अब बड़ी अच्छे से आगे चलेगा और ये समसामयिक मुद्दों से होगा, छोटा वीडियो कार्यक्रम होगा। और अब हम आज देखेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित ऐसा नहीं है कि हम केवल 2025 को लेकर चलेंगे। 2025 के पहले अगर 23-22 का कोई ऐसा मुद्दा हो जो आज 2025-26 के समसामयिक मुद्दों से, इश्यूज से अगर रिलेट करता है, तो उसको हम कवर करेंगे। तो जो जलवायु परिवर्तन है वो एक वैश्विक प्रॉब्लम है, और वैश्विक प्रॉब्लम है तो वो आया कहाँ से और वो जलवायु परिवर्तन मुद्दा है क्या, इस चीज को हम समझें। और इसका रेफरेंस के तौर पर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। वैसे अगर हम कुछ बोलते हैं तो आप इसको स्लो वे में वीडियो करके नोट्स बना सकते हैं, और यहाँ हो सकेगा तो हम आपको कोई ना कोई स्क्रीन पर कुछ ना कुछ दिखा देंगे ऐसा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। संसाधन कम है, फिर भी टाइम भी कम है, फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दों को कवर कर दें जिससे, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो उत्तर प्रदेश का, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, या उत्तर प्रदेश पीसीएस के अतिरिक्त पुलिस हो, एसआई हो, रेलवे हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें इन मुद्दों से प्रश्न आता है और स्वाभाविक है आएगा। तो जलवायु परिवर्तन क्या है? तो ये बहुत हमेशा सुनने में आता है कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन है क्या? तो जलवायु परिवर्तन, पहले इस शब्द को हम समझें। हम ज्योग्राफी में पढ़े थे, जब हम सब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, कक्षा 6वीं की बेसिक एनसीईआरटी, तो उसमें जलवायु परिवर्तन को देखे थे थोड़ा सिलसिले में। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन है क्या। बेसिकली क्या है कि हम सर्दी, गर्मी, वर्षा, इन सारे ऋतुओं को खूब अच्छे से अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हवाएं चलती हैं, वो हवाओं का सीधा रिलेशन हमारे कृषि से होता है, हमारे छोटे छोटे व्यवसायों से होता है। और अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए तो हवाएं अपना दिशा बदल सकती हैं, मौसम जो ये ऋतुएं आती हैं, ये ऋतुएं अपना समय बदल सकती हैं। कहो कि मानसून हमारे यहाँ जून में आता है, अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए तो हो सकता है सितंबर में मौसम आए, जो मानसून आए। ये सारी चीजें जलवायु पर, मतलब जलवायु परिवर्तन जो होता है वो किसी विशेष स्थान के मौसम की औसत दशा को प्रभावित करता है। औसत दशा, अगर मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी का एक औसत टेम्परेचर है, हमारे पृथ्वी का एक औसत जो है वर्षा होती है, औसत गर्मी पड़ती, इन सारे चीजों में अगर परिवर्तन हो जाए तो मानवीय जीवन के लिए हमेशा खतरा ही होता है, सिद्ध होता है खतरा। तो कहने का ये मतलब है डियर कि जलवायु परिवर्तन हमेशा विनाशकारी होता है। और ये जलवायु परिवर्तन जड़ कहाँ से उत्पन्न होती है? अरबों साल पुरानी हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्याएं नहीं थी, लेकिन जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पे राज करता है तो 1760 से लेकर के 1833 का जो ये 10 साल था, कहने का मतलब है कि ये औद्योगिक क्रांति था। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि ब्रिटेन पूरी दुनिया पर एक छत्र शासन किया करता था, और एक छत्र शासन करने में वो भाप का इंजन खोजा था, और भाप का इंजन कोयला से चलता था। अब भाप का इंजन अगर कोयला से चलता था तो वो कोयला कहीं न कहीं जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। जो फॉसिल फ्यूल है, अगर उसको दहन किया जाएगा तो दहन करने से उससे प्रदूषणकारी गैसें निकलती हैं। कहने का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर उत्तरदायी है तो वह उत्तरदायी है
औद्योगिक क्रांति। और यह औद्योगिक क्रांति का उभार कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन के साथ साथ पश्चिमी देश जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो तो औद्योगिक क्रांति में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिए। इसके बाद अमेरिका आता है। तो ये दौर था औद्योगिक क्रांति का। और औद्योगिक क्रांति अगर हम केंद्र में रखकर चलें तो ये था यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। और 1911 से सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति में प्रोग्रेस किया था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जब ये भाप के इंजन में धुआंधार कोयले का प्रयोग करने लगे तो कोयले के प्रयोग से क्या होता है, कोयले के प्रयोग से कुछ गैसें निकलती हैं। वो गैसें कौन थी? एक तो है CO2, एक है SO2 और कुछ मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड भी है। लेकिन बेसिकली हम CO2 को देखें और SO2 को देखें तो SO2 को अगर हम एक फैक्टर में देखें तो ये एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। एसिड रेन क्या होता है? जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वह जलवाष्प से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। और सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है तो वो हमारे जितने भी वेजिटेशन हैं और एनिमल हैं, उसके साथ साथ जितने भी धरोहर हैं जैसे ताजमहल वगैरह संगमरमर है, उसके लिए ये नुकसान पहुंचाता है। और औद्योगिक क्रांति में यह SO2 प्रदूषणकारी के रूप में उभरा। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक जो है ग्रीन हाउस की गैस है। अब यही कंसेप्ट आ जाता है ग्रीन हाउस क्या है और ग्रीन हाउस की गैस क्या होती है और ग्रीन हाउस क्या है। चूंकि अब यहाँ ज्यादा फैक्टर हम देखेंगे कि क्या मतलब है। इसका मतलब है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, गैस क्या होती है, यहीं से प्रॉब्लम खड़ी होती है जलवायु परिवर्तन का। चूंकि जब प्रथम औद्योगिक क्रांति में जो यहाँ कोयले का खूब भरपूर प्रयोग हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही थी। उसके साथ साथ कुछ और भी गैसें हैं जैसे मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, उसके बाद जलवाष्प हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। ये साथ जलवाष्प प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस की गैस है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं, वो नेचुरली कंट्रोल हो जाता है। कहने का ये मतलब है। अब हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं ग्रीन हाउस क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के ऊपर अगर कुछ गैसें पहुंच जाए, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस की गैसें कौन कौन सी हैं? एक तो है CO2, दूसरा हमारा है मीथेन, तीसरा है NO2 और चौथा है हमारा जलवाष्प। एग्जाम के लिए इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस की गैस है तो आप याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ जलवाष्प भी याद रख लीजिएगा। और हमारी जो ओजोन की O3 लेयर है वो भी कहीं न कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट का कार्य करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बार बार बोल रहे हैं, अब इसको समझिए क्या होता है। मान लीजिए हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक चद्दर के रूप में जब कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें होती हैं, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड की गैस से मीथेन की गैस से पशुपालन से, कृषि से, यहाँ से निकलती है। तो अगर पृथ्वी के ऊपर चद्दर की तरह ये गैसें कवर करती हैं तो होता क्या है कि दिन के समय सूर्य की किरणें आती हैं और जो सूर्य की किरणें आती हैं वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आती है, शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आती है। कहाँ आती है? पृथ्वी पर आती है। आने कौन देती है? ये गैसें जो कवर की है पृथ्वी। और उत्सर्जन इनका कहाँ हुआ है? जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा और यूएसए द्वारा, कहने का मतलब है पश्चिमी देशों द्वारा भाप के इंजन को चलाने के लिए कोयले का धुआंधार प्रयोग किया गया। यहां से ये गैसों का खूब उत्सर्जन हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब शॉर्ट वेवलेंथ आती हैं और लॉन्ग वेवलेंथ को नहीं जाने देती हैं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य की किरणों को, जो ऊर्जा की किरणें हैं सूर्य की, वो नहीं जाने देती हैं। तो होता क्या है, यहाँ ऊष्मा बजट प्रभावित हो जाता है। ऊष्मा बजट प्रभावित होने का क्या मतलब है? ऊष्मा बजट का मतलब है कि अगर 100 रुपए आपको दिया जाए और 100 रुपए खर्च करा लिया जाए तो बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको 100 रुपए दिया जाए और उसमें से 80 रुपए खर्च कराया जाए, 20 रुपए आपके पास शेष रह जाएंगे और जो 20 रुपए शेष आपके जेब में रह जाएंगे वो आपको गर्मी उत्पन्न कराएंगे। तो वैसे सेम ऐसी अर्थ पर भी है कि सूर्य की किरणें जो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आती हैं हमारी पृथ्वी पर, वो
आती हैं और जब लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जानी देती है तो चद्दर के रूप में एक घेर लेती हैं, पृथ्वी को ढक लेती हैं। तो होती क्या है, हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? रात दिन में जितना आई थी रात में उतनी गई नहीं, पार्थिव विकिरण उसे कहते हैं। तो पृथ्वी हमारी गर्म हो जाती है। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो इससे क्या प्रभाव होगा, इससे जो हमारे हिमालय और पर्वतीय जो यूरोप है, यूरोप में स्कैंडिनेवियाई देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे देश हैं, ये सारे देश बर्फ आच्छादित बहुत बड़े भाग हैं, यहाँ पर बर्फ का आच्छादन, वो पिघलेंगे। और जब पिघलेंगे तो उससे क्या होगा कि इनके रिहायशी एरिया में बाढ़ आएंगे, और बाढ़ भी बड़े लंबे समय तक नहीं आएंगे, कुछ देर बाढ़ आएंगे। बाढ़ आने के बाद जब ग्लेशियर पूर्णतः पिघल जाएंगे, सूखा पड़ेगा। जब सूखा पड़ेगा तो इससे पूर्णतः जंतुओं को, वनस्पतियों को, सबको हानि पहुंचेगा। और जब बाढ़, सूखा ये सारी चीजें लाएंगी तो इससे वर्षा प्रभावित होगा, मौसम प्रभावित होगा, पूर्णतः जलवायु, अंततः जलवायु प्रभावित होगा। जलवायु प्रभावित होकर मानव के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। तो कहने का मतलब है कि ये सारे करतूत पश्चिमी देश कर रहे थे, और कब तक करते चले आए कि पूरी औद्योगिक क्रांति से लेकर अभी कुछ समय पहले तक, 20वीं शताब्दी तक खूब करते चले आए। जब ये जलवायु परिवर्तन का संकट उनके ऊपर मरड़ाया, उनके भी छोटे छोटे आइलैंड, द्वीप जब बाढ़ से डूबने लगेंगे, क्यों? समुद्र का लेवल बढ़ेगा जब बर्फ पिघलेगी, तो इससे संकट उनको उत्पन्न हुआ। तो वो क्या करते हैं कि अब कहते हैं कि भैया जितना हो सका जीवाश्म ईंधन हम लोग जला लिए, अब बंद करिए आप लोग। अब विकासशील देश जैसे कि भारत और चीन जैसे विकासशील देश ये कहते हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो इसमें सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्यों आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्योंकि आपने ही जीवाश्म ईंधन का, कोयला का, पेट्रोलियम का, डीजल का, इन सब का खूब धुआंधार प्रयोग करके अपना तो विकास कर लिया। जब मेरी बारी आई तो आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप यूज मत करिए। इन सारी चीजों को लेकर के पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण देश, राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं और कुछ समझौता करते हैं, वार्ता करते हैं। उस वार्ता में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसे हम UNFCCC कहते हैं। और उसके बाद पेरिस क्लाइमेट है। पेरिस क्लाइमेट बाद कॉप होता है, जिसे हम कॉप 26 कहते हैं, कॉप 27, कॉप 28 होता चला आया है। ये सारी चीजें, इस चीज को हम आगे जो आगे की कक्षाएं होंगी उस कक्षाओं में बताएंगे कि UNFCCC कहाँ से निकल के आया, पेरिस समझौता कहाँ से निकल आया, क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहाँ से निकल के आया, और उसके बाद कोप का क्या कॉन्सेप्ट है। इन सारी चीजों को लेकर दुनिया के जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जीवाश्म ईंधन के यूज को कम किया जाए, जीरो किया जाए। इसी के कारण यूनाइटेड किंगडम जिससे निकल भी गया है, यूरोपीय यूनियन का जो सदस्य था, यूरोपीय यूनियन चाहता है हम 2025 तक नेट जीरो इमिशन करेंगे। नेट जीरो की बात करता है। क्या नेट जीरो की बात करता है? ये कहता है कि अगर हम मान लीजिए 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर दिए, ठीक, तो हम उतना जितना उत्सर्जन करेंगे उतना हम अवशोषित भी कर लेंगे। कैसे अवशोषित करेंगे? मान लीजिए हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री लगी है और वो 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर दी, तो हम उतने मात्रा में पेड़ पौधे बना रोपण कर करके कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वायुमंडल में बैलेंस जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब ये नहीं होता है, गलतफहमी और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जीरो का मतलब ये है कि हम कार्बन डाई उत्सर्जन ही नहीं करेंगे। नहीं, जितना करेंगे उतना अवशोषित कर लेंगे। तो इसी को लेकर के 2050 तक यूरोपीय यूनियन चाहता है कि हम भी कार्बन जो जीरो कंसेप्ट है, नेट जीरो इमिशन का, वो भी कर लेंगे। कोप 26 जो ग्लासगो में हुआ था, वहां पंचामृत योजना के तहत हमारी भारत सरकार भी ये प्रतिबद्धता जताई है कि हम भी 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। इस कैसे करेंगे? तो वही सेम लक्ष्य है। और 2025 तक इन्होंने विभिन्न प्रकार के लक्ष्य को रखा है और ये काफी लंबा श्रृंखला है। तो आगे हम जो वीडियो श्रृंखला बनाएंगे, वीडियो कार्यक्रम बनाएंगे, उसमें हम बखूबी कवर करेंगे कि भारत सरकार क्या क्या कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, कौन कौन सा लक्ष्य रखा है, और उन लक्ष्य को रखने के लिए कौन कौन सी ऐसी मुख्य योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उजाला योजना, कुसुम पीएम कुसुम योजना, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं भारत सरकार की भी जो चाहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम किया जाए, कम करने से ताकि दुनिया एक अच्छे पर्यावरण में अपने जीवन को जी सके। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। क्लाइमेट एक्शन की बात इसलिए है कि हम
किसी भी हर हाल में जीवाश्म ईंधन, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे डीजल हो, चाहे कोयला हो, इन सब के यूज को कम करेंगे। और भारत सरकार भी बखूबी इस पे बहुत बेहतर काम कर रही है। और आगे जो भी अब कक्षाएं हम बनाएंगे, जो भी कार्यक्रम बनाएंगे, और ये लगातार आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि चूंकि पिछली कुछ दिनों से वीडियो कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, व्यस्तता थी, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे छोटे छोटे वीडियो कार्यक्रम को बना करके जो क्लाइमेट से, जलवायु परिवर्तन से, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित समसामयिक मुद्दे हैं जो पिछले कई वर्षों, कई महीनों से चर्चा में थे, उसको आपके साथ कवर कर दिया जाए। तो जल्द ही आपको अगले सेशन में देखने को मिलेगा कि दुनिया के कौन कौन से देश कौन कौन सी वार्ताएं किए हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कहने का मतलब है जीवाश्म ईंधन के यूज को कम किया जा सके, जलवायु परिवर्तन होने से रोका जा सके। और इसके लिए राजनैतिक प्रतिबद्धताएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रतिबद्धताएं, ये सारी चीजें पश्चिमी देश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बखूबी बात यह है कि पश्चिमी देश मान भी रहे हैं कि जो इतिहास में हमने औद्योगिक क्रांति के दौरान भरपूर कोयले का यूज किया है, वो कोयले का यूज हम किए हैं और उससे हम अपना विकास किए हैं। इसके लिए वो विकासशील देश, खासकर जो भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया और चीन, ऐसे जो देश हैं, इन देशों को वित्तीय सहायता देने की बात करते हैं, तकनीकी सहायता देने की बात करते हैं। देते भले नहीं है, कहते हैं कि हम आपको वित्तीय सहायता देंगे, तकनीकी सहायता देंगे, आप कार्बन इमिशन को रोकिए और विकास को रोकिए, थोड़ा सा विकास आपके धीमा हो, औद्योगिक जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको रोके। लेकिन भारत के पास इतनी अपार जनसंख्या है, इसके भरण पोषण के लिए हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे दबा के जोर देना पड़ेगा। अगर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकरण से थोड़ा मुंह मोड़ लेंगे तो हम इतने बड़ी जनसंख्या को कहां से रोजगार दे पाएंगे। पश्चिमी देश, हमारे यहाँ दीपावली या वैसे पटाखा या कुछ जलाने पर भी उनको लगता है कि हम प्रदूषण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे भी कुछ विषैली गैसें, कुछ अपशिष्ट गैसों का हम छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी अपने औद्योगिक, जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसको भी करेंगे। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ हम स्वच्छ पर्यावरणीय विकास, रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर पन विद्युत परियोजनाएं, जो डैम बनती हैं, परमाणु ऊर्जा को सहयोग को लेकर के, सौर ऊर्जा को लेकर के कार्य करेंगे। अगली कक्षा में हम सौर ऊर्जा के बारे में सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद हम जो पन बिजली है, वाटर डैम योजनाएं हैं, उनकी बात करेंगे, बड़े बड़े डैम जो बनाए उनसे कैसे बिजली बनती है, और हम कैसे कैसे धीरे 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 स्वच्छ ऊर्जा की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे। और ये हमारा टारगेट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26, जो ग्लासगो में, ब्रिटेन की का एक शहर है ग्लासगो, वहां आयोजित किया गया था। वहां पंचामृत की योजना के तहत ये लक्ष्य रखे हैं और ये 2070 तक पूरा किया जाएगा। और 2070 ये हमारे एग्जाम में पूछेगा भी, 2070 रखा गया है, हमें याद भी रखना चाहिए। तो आगे हम जल्द ही किसी अन्य सेशन में आपको मिलेंगे और छोटी छोटी चीजों को कवर करेंगे जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों से होगा। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।